वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ECC क्लासेस। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ECC क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग फिज़िक्स में एक चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मैथ्स के रियल नंबर को डिस्कस किया था क्लास 10 का, और आज हम लोग फिजिक्स के फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। Be safe, stay at home. फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फोर्स क्या है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स का क्या क्राइटेरिया है? तो एक डेफिनेशन तो लिखा गया है आपको कि फोर्स इज दैट कॉज विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। फोर्स एक कारण होता है जो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, जिस बॉडी पर ये फोर्स लगता है। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है? तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ए फोर्स और ए सेट ऑफ फोर्सेस कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी के स्पीड को ये चेंज कर सकता है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉल है, ये स्टेशनरी है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, और एक बैट से जब हम इसे हिट करते हैं तो बॉल में एक मोशन आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस बैट के द्वारा इस बॉल पर एक फोर्स लगाया गया, बिकॉज ऑफ दैट दिस बॉल गेट्स द स्पीड। 0 से इसका स्पीड कुछ हो गया, कोई एक सर्टेन वैल्यू हो गया। ए फोर्स और ए सेट ऑफ फोर्सेस कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। एक फोर्स और सेट ऑफ फोर्स किसी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे आप देखिए, इस बॉडी में एक फुटबॉल आ रहा था और उस फुटबॉल को एक फुटबॉल प्लेयर ने किक करके उसके डायरेक्शन को चेंज करके गोल कर दिया। A set of force can change the shape of a body. एक सिंगल फोर्स या एक सेट ऑफ फोर्स क्या कर सकता है? बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं पिक्चर में कि एक बॉल है और उसे फिंगर से प्रेस कर करके, बॉल पहले क्या था, स्फेरिकल था, और उसे फिंगर से प्रेस कर करके उसे चपटा कर दिया गया, उस बॉल को दबा दिया गया। तो फोर्स ने क्या किया? उस बॉडी के शेप को भी चेंज कर दिया। If a single force acting on a body produces the same acceleration as produced by a number of forces, that single force is called the resultant of these individual forces. मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लिया एक बॉडी है, उसमें कई तरह के फोर्स लग रहे हैं, ठीक। और सपोज करिए कि इस डायरेक्शन में वो एक सर्टेन एक्सेलरेशन उसने गेन किया। कई फोर्सेस हो गए, पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, फोर्थ, 5 तरह के फोर्स। और ये कह रहा है कि अगर एक सिंगल फोर्स इस डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन जनरेट करता है, तो ये जो सारे फोर्सेस हैं, मान लिया F1, F2, F3 एंड सो ऑन, इन सब के बराबर एक फोर्स F है,
और इस F को हम क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स कह रहे हैं। दिस F इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। क्यों? क्योंकि इसने सिंगल एक अकेला फोर्स सेम एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा है, जहां ये 5 फोर्सेस मिलकर के एक्सेलरेशन जनरेट कर रहे थे, सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम इसे रिजल्टेंट फोर्स कह रहे हैं। If a set of forces acting on a body produces no acceleration in it, the forces are said to be balanced. खैर, जैसे ये कार है, राइट साइड एक छोटा सा कार है, ये कार खिलौने वाला कार है, टॉय कार है, और अगर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से उसे प्रेस करते हैं और अगर वो कार, टॉय कार मूव नहीं कर रहा, तो हम ऐसा कह सकते हैं या कहते हैं ऐसा कि द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। सपोज करिए कि ये कार राइट साइड में मूव करने लगे, तो हम क्या कहेंगे, फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बॉडी है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है। तो हम क्या, ये सिचुएशन कैसा सिचुएशन है, ये सिचुएशन है बैलेंस्ड फोर्स का। लेकिन सपोज करें कि 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, इसका मतलब बॉडी इस साइड मूव करेगी, तो हम ऐसा कहेंगे यहाँ पर कि द फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं यहाँ पर। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया मोशन से रिलेटेड। गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि पहली बार में, जो आपके फिगर में है, उसने एक ऊंचाई से एक बॉल को छोड़ा, तो जाहिर सी बात है ये बॉल नीचे आएगा और ग्रेजुअली उसकी स्पीड बढ़ गई। फाइनल वेलोसिटी v डैश है और इनिशियल वेलोसिटी v है, तो v डैश इज ग्रेटर देन v, यानी कि बाद की वेलोसिटी पहले की वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो जब हम मूविंग डाउन, जब हम नीचे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अब इसने इस प्रोसेस को रिवर्स किया, उसने से नीचे से ऊपर एक बॉल को फेंका, इनिशियल वेलोसिटी थी v, फाइनल वेलोसिटी थी v डैश। तो अब ये बॉल जब ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी घटने लगेगी, यानी इस केस में v इज ग्रेटर देन v डैश, इनिशियल वेलोसिटी बड़ी हो गई फाइनल वेलोसिटी से। तो जब मूविंग अप है तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान से समझे इसे, क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन्स में भी, व्हाट इज गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब तो क्या हो गया, मूविंग अप वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीजेज, स्पीड क्या हो गई, घट गई, और जब मूविंग डाउन था तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज कर गई। तो गैलीलियो ने कहा कि अगर हम इसके बीच का सिचुएशन रखते हैं, ना अप है ना डाउन है, हॉरिजॉन्टल रखते हैं, तो स्पीड ना घटेगी ना स्पीड बढ़ेगी, स्पीड कॉन्स्टेंटली चलेगी। जैसे ये फिगर है, इसमें उसने कहा कि अब यहाँ पर ना अप है ना डाउन है, इसलिए यहाँ पर उस बॉडी की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। इसी बात को उसने एक दूसरे एग्जाम्पल से भी प्रूव किया। उसने ये कहा कि हम एक पेंडुलम लेते हैं और इस पेंडुलम को सर्टेन हाइट पर लाके हम छोड़ देते हैं, तो ये जो पेंडुलम है वो उसी हाइट को ऑलमोस्ट उस हाइट को रीच करेगा, उस हाइट को पहुंचेगा जिस हाइट पर हमने इस साइड में छोड़ा था उसे। सपोज करिए ये हाइट थी उसकी इनिशियली, तो अब उसी हाइट को उसने अटेन किया, फिर वो वापस आएगा, फिर ऑलमोस्ट वो उसी हाइट को अटेन करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर ऑलमोस्ट उसी हाइट को अटेन करेगा। फिर उसने एक प्याला लिया और इसी एक्सपेरिमेंट को उसने इस तरह से किया कि एक सर्टेन हाइट से उसने उस प्याले में एक छोटे से बॉल को छोड़ा, तो ये बॉल यहाँ से घूम करके रोटेट होकर के फिर उसी हाइट को अटेन करेगा। तो अगर हम इसके मिड पॉइंट ये माने तो लेफ्ट साइड में उसने जितने डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट साइड में भी उसने उतने ही डिस्टेंस को ट्रैवल किया, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसने सेम हाइट को अटेन किया, ठीक है।
फिर उसने क्या किया, अब जो प्याला है उसके शेप को उसने चेंज किया। वहाँ पर वो सिमेट्रिकल था, राइट और लेफ्ट सेम था। यहाँ क्या किया उसने कि राइट साइड के पोर्शन को उसने थोड़ा लंबा कर दिया। अब क्या हुआ कि जब उसने इस प्याले में जब उसने बॉल को छोड़ा यहाँ पर, तो अब वो फिर से वो हाइट अटेंड करेगा। तब अगर वो फिर से वो हाइट अटेंड करेगा तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, अब उसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ी है। तो अब वो हाइट अटेंड कर रहा है, तो अब इसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। उसने फिर क्या किया, और थोड़ा इसके इंक्लाइनेशन को और कम किया और लेंथ उसने बढ़ा दिया। तो अब देखिए सेम हाइट अटेंड करने के लिए इस बार उसे और भी ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है, और भी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। ठीक, अब उसने क्या किया कि उस शेप को उसने एकदम हॉरिजॉन्टल बना दिया। तो गैलीलियो ने ये कहा कि वो इस हाइट को अटेंड करने के लिए ये बॉल इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि अब उसे वो हाइट अटेंड करना है, इसलिए वो इन्फिनिटी तक ट्रेवल करेगा इस हाइट को अटेंड करने के लिए, इफ़ अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता। यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड है कि अगर नो एक्सटर्नल फोर्स इज वर्किंग, कोई बाह्य बल अगर काम नहीं कर रहा है। जैसे नॉर्मली डे टू डे लाइफ में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो होता ही है। अगर हम उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, यानी उस जो ज़मीन में या उस बर्तन में अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हम गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को समराइज करते हैं। गैलीलियो ने कहा, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट एंड नो अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट्स ऑन इट, इट्स रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी अगर उस बॉडी पर कोई अनबैलेंस फोर्स काम ना करे। अब देखिए यहाँ पर उसने वर्ड क्या यूज़ किया है, अनबैलेंस, एक्सटर्नल वर्ड नहीं यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉडी रेस्ट पे है और इस साइड से अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इस साइड से भी अगर हम 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं तो भी बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। अगर इसकी स्पीड 0 है तो स्पीड 0 रहेगी। तो एक्सटर्नल फोर्स तो वर्क कर रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स ये है और एक एक्सटर्नल फोर्स ये है, तो इसलिए डेफिनेशन में क्या कहा गया, अनबैलेंस्ड वर्ड यूज़ किया गया, एक्सटर्नल फोर्स वर्ड नहीं यूज़ किया गया। इन डिफरेंसेस को आपको समझना है। फिर ये कह रहा है सेकेंड पॉइंट में, इफ बॉडी इज मूविंग एंड नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट विल कंटिन्यू टू मूव एट कांस्टेंट स्पीड इन ए फेस डायरेक्शन। सेम केस, अगर वो मोशन में है तो है, अगर कोई अनबैलेंस फोर्स पर वर्क नहीं करता है तो। इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, द बॉडी विल एक्सेलरेट। हाँ, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है, मान ले इस साइड 10 न्यूटन का फोर्स है और इस साइड 5 न्यूटन का फोर्स है, इस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को न्यूटन ने कंक्लूड किया। इसलिए कई दफ़ा कई जगहों पर आपको ये भी मिलेगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो उसका दूसरा नाम क्या है, तो गैलीलियोज के लॉ को भी कभी कभी कहा जाता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। इसलिए कभी आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे बताएं कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो क्या है, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। न्यूटन ने उसको कंक्लूड किया, उसका सारांश निकाला। तो कैसे, तो इसलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ एवरीबडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए नेट एक्सटर्नल फोर्स। देखिए क्या वर्ड यूज होता है, नेट। जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है ना,
जो हम लोग अभी बात कर रहे थे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की बात जो बात कर रहे थे, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये वही है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क अगर कर रहा है तभी वो मोशन में आएगा और उसमें एक्सेलरेशन होगा। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो मैंने आपको बता दिया रिजल्टेंट फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। फिर भी मैं उसे फिर से एक बार आपको कंक्लूड कर रहा हूँ। सबसे पहले है एक्सटर्नल फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स और है नेट एक्सटर्नल फोर्स। देखिए एक्सटर्नल फोर्स क्या है, कोई बॉडी है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। बैलेंस्ड फोर्स क्या है, कोई बॉडी है, 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड से लग रहा है, तो 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड में बैलेंस्ड हो गया। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, कोई बॉडी है, 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड से लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इस साइड से लग रहा है, अनबैलेंस्ड हो गया, यानी बॉडी इस साइड में मूव करेगी क्योंकि इस साइड 10 न्यूटन ज़्यादा लग रहा है। और नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, कोई बॉडी है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का लग रहा है। ये डिफरेंसेस है। इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया, जिसे हम हिंदी में जड़त्व भी कहते हैं। हिंदी मीडियम बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी बुक में ये जड़त्व के नाम से आएगा। द इनएबिलिटी, अक्षमता ऑफ ए बॉडी टू चेंज ऑन इट्स ओन स्टेट, स्टेट का मतलब हो गया अवस्था, ऑफ रेस्ट यानी कि वो अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो अपने विरामावस्था यानी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता है ना। जो उसकी अक्षमता है, जो इनएबिलिटी है किसी बॉडी की, कि वो अपने आप नहीं चेंज होता है ना। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, लेकिन वो खुद से चेंज नहीं कर सकता जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। इसे हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया के एग्जांपल्स हैं आप आपके सामने फिगर में। पहले फिगर में एक सेट बॉल्स को ट्रॉली में रखा गया और उसे नीचे गिराया गया, पुश किया गया, तो जो बॉल्स है जो उसके ऊपर थे वो गिर गए नीचे, क्योंकि वो मोशन में रहना चाहते हैं, है ना। उसी तरह से कार्ड है और कार्ड के ऊपर हमने एक सिक्का रखा, ग्लास के ऊपर कार्ड रखा, कार्ड के ऊपर सिक्का, तो कार्ड को जैसे फिगर में देके उस तरह से हम पुश करते हैं बहुत फास्ट, तो क्या होगा कि वो जो कॉइन होगा, जो सिक्का होगा, वो कार्ड के साथ नहीं जाएगा, वो सीधे नीचे ग्लास में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट में है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो सीधा ग्लास में गिर जाएगा। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, आप उसे देखिएगा, है ना, क्योंकि मैं एग्जांपल्स में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, मैं कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लिए। द लार्जर द मास द लार्जर इज द इनर्शिया, अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, एंड स्मॉलर द मास द स्मॉलर इज द इनर्शिया, सो मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। हाँ, जो मास है इनर्शिया के मैग्नीट्यूड को बताता है। ये कह रहा है अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर मास छोटा होगा तो इनर्शिया भी छोटा होगा।
एक क्वेश्चन दिया गया है, ए बॉडी ऑफ वेट 5 न्यूटन केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बॉडी। एक टेबल है, इस टेबल पर एक बॉडी है, इसका वेट है 5 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 5 न्यूटन का नीचे लग रहा है। तो अब चूंकि ये बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब एक 5 न्यूटन का फोर्स और लगेगा जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी ये बॉडी रेस्ट में रहेगा। अदरवाइज सिर्फ ये 5 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तब तो ये बॉडी को नीचे आना था। तो अब ये 5 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड कौन लगा रहा है? ये टेबल लगा रहा है। इससे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बॉडी, तो कितना है? वो टेबल उस बॉडी पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ वेट 5 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। ब्लॉक है, 5 न्यूटन का वेट है। ए पर्सन पुशेस द ब्लॉक फ्रॉम टॉप बाय एक्सर्टिंग ए डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। एक आदमी 3 न्यूटन का फोर्स ऊपर से लगा रहा है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बॉडी। अब देखिए टोटल फोर्स डाउनवर्ड कितने लगे? 8, यानी कि ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल है इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तभी ये बैलेंस्ड होगा, तभी ये बॉडी रेस्ट पर है। अगर अनबैलेंस्ड होता तो बॉडी ऊपर या नीचे आया था। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सॉरी, ये क्लिक टाइप हो गया, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ये नहीं, ठीक है, ये ठीक है, एक मिनट, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया कि इनके बीच क्या रिलेशन होगा। तो आपके सामने फिगर है, एक बड़ा सा मास है 400 केजी का, एक आदमी उस पर फोर्स लगा रहा है। तो देखिएगा वो परेशान है, वो उसको पुश नहीं कर पा रहा। और अगर उसे 40 केजी का वेट दिया गया तो वो आराम से उसे पुश कर रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले वाले केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो कम होगा, और दूसरी वाले केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, मोर होगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो लेस है। अब देखिए फोर्स तो सेम है, यानी वो आदमी तो सेम है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मास है ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन लेस है, इसलिए मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक, तो अब न्यूटन ने फोर्स, मास, एक्सेलरेशन इस पर एक्सपेरिमेंट किया। उसने देखा कि जैसे ही हम फोर्स बढ़ाते हैं वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ जाता है, यानी फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन हो गया। तो इस तरह से उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसने ये कंक्लूड किया कि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फोर्स बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम केजी में मेज़र करते हैं और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेज़र करते हैं, और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन। यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके एसआई यूनिट है न्यूटन। आपके सामने फिगर में ये जो वेक्टर का साइन दिया गया है, ये वेक्टर का साइन होता है। हो सकता है कि आप अपर क्लासेस में इन चीज़ों को सीखें, फिर भी ये साइन वेक्टर को शो करता है। और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा।
फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, दोनों सेम होगा। देखिए ऊपर में क्या डेफिनेशन लिखा हुआ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज द सेम एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन। अच्छा, कई बुक्स में आपको इसे इस तरह से भी स्टार्ट किया गया है, एफ इक्वल टू के इंटू एम ए, क्योंकि प्रोपोर्शनल कह रहा है वो, मतलब ऐसे आप सोचिए इसको, मैं फिर से लिख रहा हूँ उसको, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर उन्होंने लिखा है एफ इक्वल टू के इंटू एम ए। तो फिर आफ्टर एक्सपेरिमेंट ये पाया गया जो के का वैल्यू 1 होता है, इसलिए एफ बराबर एम ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, ए फोर्स F1 एक्टिंग ऑन ए 2 kg बॉडी प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स F1 है, अभी हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा, F1 बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 2 है, एक्सेलरेशन 2.5 है, कितना आ गया 5। F2 मास कितना है 5 kg, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10। अब वो कह रहा है F2 बाई F1 कैलकुलेट करने के लिए, F2 अपॉन F1 कितना आ जाएगा 10/5 2 आ जाएगा। टर्म है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है, यह हम इन जनरल इसे सिर्फ मोमेंटम भी कहते हैं, इन जनरल हम इसे सिर्फ मोमेंटम भी कहते हैं। ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, मोमेंटम इक्वल्स द मास मल्टीप्लाइड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट है, और मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम will be the same as the direction of velocity, ये सेम होगा। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझें, कॉन्सेप्ट है यहाँ। हमने क्या पढ़ा, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर है v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, m से मल्टीप्लाई करते हैं एम वी माइनस एम यू। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले पिछले स्लाइड में कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, तो m इंटू वी फाइनल मोमेंटम हो गया, m इंटू यू इनिशियल मोमेंटम हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन टी। अच्छा, मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ इसमें मैं वर्ड्स ज़्यादा नहीं लिखता, कि वर्ड्स आपकी बुक में लिखी होती है, मैं कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। इसलिए P2 माइनस P1 क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी। तो डेल पी में डेल टी क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम यहाँ पर इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम पीरियड, यानी डेल पी अपॉन टी। डेल पी हम डिनोट करते हैं चेंज को, है ना, यहाँ तो यहाँ पर डेल यूज़ करता है चेंज के लिए, डेल पी हो गया चेंज मोमेंट। अब देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ उसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। द डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम
इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें लिखावट में ये हो गई है, तो मैं उसे फिर से लिख दे रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है रेट। पूरे फिजिक्स में इस रेट वर्ड को समझना है। जैसे हम कुछ परचेज करते हैं तो हम पूछते क्या रेट है भैया, व्हाट इज़ द रेट। तो जो चीज़ हम तौल के खरीदते हैं वो हमें रेट बताता है पर केजी में। जो चीज़ें काउंट करके मिलती है, जैसे मान लिया हम बनाना खरीदते हैं, बनाना काउंट करके मिलता है, तो वो हमें पर डजन बताएगा। उसी तरह फिजिक्स में अगर रेट की बात हो तो वो पर यूनिट टाइम है। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज डिफाइंड एज स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फिर हमने रेट का तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। अब यहाँ क्या कहा गया न्यूटन्स लॉ में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट जैसे हमने कहा पहले हम टाइम से डिवाइड करेंगे और चेंज इन मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेल पी अपॉन टी। इसलिए फिजिक्स में जब भी रेट अगर की बात करें तो पर यूनिट टाइम, उसका मतलब होता है पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक फिर से मैंने इसको लिख दिया, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द, तो इसलिए हम एक बार इसे फिर से लिख रहे हैं, F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन टी and this is equal to mv minus mu upon t, जो कि बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन के। मोर ऑन न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, न्यूटन के फर्स्ट और सेकेंड लॉ को देखिए। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, एक कॉन्सेप्चुअल बात है ये, F बराबर ma है। अगर हम a बराबर 0 पुट कर दें तो F बराबर 0 है। तो ये बात तो कही गई, F बराबर 0 का मतलब क्या हो गया कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं और बॉडी में कोई मोशन नहीं। तो ये सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ पर आ गए। ये तो फर्स्ट लॉ ने कहा है कि कोई वस्तु वो रेस्ट में है या मोशन में है, जब तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता वो अपने स्टेटस को चेंज नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ओनली अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। लेकिन चूंकि हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से बहुत सारे डेरिवेशंस करने होते हैं जब उसे पढ़ते हैं, लेकिन जब कभी आपसे ये पूछा जाए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में क्या रिलेशन है, तो आप उन्हें ये बताएं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, वो स्पेशल केस है। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो वो न्यूटन्स, जब सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला हमारा F बराबर ma और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो जाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए जब भी होता है एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है। जैसे फिगर में आपको दिखाया गया है कुत्ता, एक डॉग, उसको वो आदमी खींच रहा है, तो वो आदमी तो वो बाद में खींच रहा है, पहले तो वो कुत्ता आगे जाने की कोशिश कर रहा है और वो एक रिएक्शन फोर्स के रूप में पीछे उसे खींच रहा है। तो कुत्ता 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो वो भी 10 का लगा रहा है, वो 20 का लगा रहा है तो वो 20 का लगा रहा है, तो एक रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है। फिगर में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है ना। इसमें दिखाया गया है पहले वाले फिगर में कि एक बुक है,
है ना, उस बुक को पुश किया गया एक सर्टेन फोर्स से, F1 फोर्स से, तो वो बुक भी उसे F2 फोर्स से साइड, अगर ये बुक मूव नहीं कर रहा है, अगर ये बुक रेस्ट में है, तो ये F1 बराबर F2 है। उसी तरह से एक वेट है, एक लड़का उसे लेके जा रहा है अपने सर पर, तो जो वेट नीचे लग रही है F1, अगर लड़का इसे उठा पा रहा है तो इसका मतलब वो एक रिएक्शन फोर्स F2 लगा रहा है, और यहाँ भी F1 बराबर F2 है। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या है, देखिए यहाँ भी कॉन्सेप्ट है। मान लिया कि हम इस बॉडी को कंसीडर करते हैं, तो ये जो बॉडी है ये एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, ये एक्शन हो गया, और इसके रिएक्शन में ये जो टेबल है वो एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ये रिएक्शन फोर्स हो गया। लेकिन अगर हम इस टेबल को कंसीडर करें तो ये टेबल उस पर एक रिएक्शन फोर्स एक एक्शन फोर्स लगा रहा है, और ये बॉडी क्योंकि दोनों ही रेस्ट में है, तो और ये जो बॉडी है ये एक डाउनवर्ड फोर्स रिएक्शन के रूप में लगा रहा है। तो हम डिपेंड करता है कि हम किस बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं, जिस बॉडी को कंसीडर करेंगे वो एक्शन होगा, और उसके ऑपोजिट जो फोर्स होगा वो रिएक्शन होगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये कह रहा है इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। देखिए ध्यान देना कीवर्ड से, जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे ये कीवर्ड्स नहीं छूटने चाहिए। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। मान लिए दो बॉडी लेते हैं हम, ए बी, मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, और आफ्टर सर्टेन टाइम इनकी वेलोसिटी v2 हो गई और इसकी वेलोसिटी भी v2 हो गई। ये बॉडी A है और ये बॉडी B है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 है, तो फाइनल मोमेंटम m1 v2 प्लस m2 v2, ये भी सेम होगा। तो दोस्तों आज इतना ही रखने देते हैं, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव भी करेंगे, और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जो हम लोगों ने इस चैप्टर में फार्मूलाज पढ़े। ओके देन, थैंक यू।